एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फ्री माइंड। तो आज हम पतंग कविता करेंगे। पतंग कविता के लेखक हैं आलोक धनवा। पूरी कविता में लेखक ने वसंत ऋतु के बारे में बताया है। वह कहते हैं कि सावन के महीने में आने वाली तेज बारिशें भी चली गई हैं, भादों का महीना भी बीत गया है, अंधेरी रात भी बीत गई है और सुहानी सुबह हो गई है। सावन और भादों के महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। इसी कारण कवि सवेरे होने की बात कहता है। शरद ऋतु की सुबह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा कवि को खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही है। कवि कहता है कि शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए आई है। कवि कहता है कि कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि शरद ऋतु में दोपहर का समय किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रही हो और जोर जोर से घंटी बजाते हुए बच्चों को इशारे से पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा हो। कवि बताता है कि शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। फिर कवि शरद ऋतु के बारे में बताता है कि शरद ऋतु में आकाश एकदम साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है, मौसम सुहाना हो जाता है, निर्मल आकाश कवि को मुलायम प्रतीत होता है। शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। आकाश को मुलायम बना दिया है कवि ने यहाँ पर। पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। फिर लेखक बच्चों के बारे में बताता है कि बच्चे प्रसन्नता से इधर उधर भाग रहे हैं, खुशियों से चिल्ला रहे हैं, खुशी से सीटियाँ बजा रहे हैं। शरद ऋतु में आसमान में पतंग के साथ साथ बच्चों की अपनी कल्पनाएं भी आसमान में उड़ती हैं। कवि बच्चों की तुलना कपास के साथ करते हुए कहते हैं, कपास का मतलब होता है कॉटन। जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफ़ेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं। बच्चों का मन व भावनाएं भी स्वच्छ और कोमल होती हैं, ठीक जैसे कपास होता है। जब बच्चे व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके पास आ रही हो। कहते हैं कि बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं, कठोर जमीन का एहसास भी उन्हें नहीं होता है। बच्चे पतंग को आसमान में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़ों पर झूमकर नाचता हो। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे किसी पेड़ की लचीली डाल हो। जिस तरह पेड़ की डाल लचीली होने के कारण जोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर सही सलामत आ जाती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी होते हैं। फिर कवि बताते हैं कि बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते ऊंची छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वो भी खुद उड़ रहे हों। बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। यह दोगुना जोश देखकर फिर तो ऐसा लगने लगता है जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूम रही हो। फिर कवि ने कपास और बच्चों में तुलना करते हुए कहा है कि कपास और बच्चों में दोनों में बहुत गहरा संबंध है, दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। कपास जैसे सफ़ेद होती है, वैसे ही बच्चे भी सफ़ेद अर्थात गोरे होते हैं। कपास की तरह ही बच्चे भी कोमल और मुलायम होते हैं। कपास के रेशे की तरह ही उनकी भावनाएं होती हैं। वास्तव में बच्चों की कोमल भावनाओं का और उनकी मासूमियत का प्रतीक है। कवि ने बताया है कि जिस तरह पतंग ऊपर और ऊपर उड़ती जाती है, ठीक उसी प्रकार बच्चों की आशाएं भी बढ़ती जाती हैं। पतंगों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जाती हैं, अर्थात उनके मन में नई नई इच्छाएं और उमंगें आती हैं। वे भी आसमान की अनंत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं ताकि अपने हर इच्छा को पूरी कर सके। ये आपकी पतंग कविता। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।